वर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम जब मर गया तो उसका भाई जो है विलियम प्रथम जो शासक बना, तो उसने फैसला किया कि अब जो है हम जर्मनी का एकीकरण करेंगे। और उसने 1866 में एक लड़ाई लड़ा, किससे? तो याद होगा आपको, ऑस्ट्रिया से। लेकिन उससे पहले 1860 में यह चढ़ाई कर दिया डेनमार्क पर। किसका साथ लेकर के? ऑस्ट्रिया का साथ लेकर के डेनमार्क को मारा और डेनमार्क के दो जो है राज्य को छीन लिया। उसके बाद फिर जो है पहले तो ऑस्ट्रिया से सहयोग लिया था, उसके बाद जो है ऑस्ट्रिया को ही 1866 में मारा, जिस युद्ध को हम लोग सेडेवा का युद्ध कहते हैं, सेडेवा का युद्ध कहते हैं। उसके बाद जो है 1870 में आपको याद होगा कि फ्रांस से लड़ाई करके जर्मनी ने, और आपको याद होगा उसके जो है राइनलैंड के साथ ही साथ उसके भी कुछ क्षेत्र को छीन लिया था, जिस लड़ाई को हम लोग जानते हैं सेडन का युद्ध। ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, 10 मई 1871। 10 मई 1871 ये विश्व के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इसी तारीख को जो है आपको याद होगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, और इसी दिन से जो है आपको याद होगा कि एक यूरोपीय शक्ति का पतन हो गया और दूसरे का ये आपको याद होगा उदय हो गया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 10 मई 1871 के पहले जो है यानी फ्रांस सबसे शक्तिशाली था। अब इसके बाद 1870 के बाद आप कह सकते हैं, या 1871 के बाद अब जो है जर्मनी सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। जय हिंद। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में जैसे कि आप लोग थंबनेल को देख करके जान गए होंगे कि आज जो है हम लोग जर्मनी के एकीकरण को पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज के क्लास में आप लोगों का भरपूर स्वागत करते हुए हम आपको ये कहते हैं कि मात्र कुछ ही मिनटों में ही आपको ये फर्क पता चल जाएगा कि आज का जो है जर्मनी का एकीकरण कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे कि आपको मालूम होगा इटली के एकीकरण को कितने सरल आसान तरीके से सरल भाषा में और एकदम जो है समझते हुए हम लोग पूरे इटली का एकीकरण कर दिए आज के क्लास में। वैसे ही जर्मनी का एकीकरण होगा और इस तरीके से आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको एक बात दिमाग में सेट रखना है। सबसे आज के क्लास में इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है हम आपको बता देते हैं कि देखिए ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया का साथ लेकर के पर्सा के राजा जिसका नाम है बिस्मार्क, ऑस्ट्रिया का साथ लेकर के बिस्मार्क ऑस्ट्रिया का साथ लिया और लेकर के डेनमार्क को मार दिया। और डेनमार्क को जब जीत लिया, उसके दो राज्य को जीत लिया, तो फिर उल्टा ही अब ऑस्ट्रिया को मार रहा है और ऑस्ट्रिया को मार करके इसका एक राज्य ले लिया जो इसको दिया था। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि फिर जो है बाद में ऑस्ट्रिया से दोस्ती करने आ गया है 1870 के बाद। 1870 के बाद जो है ऑस्ट्रिया से दोस्ती करने आ गया है कौन? बिस्मार्क। तो आपको ये इस तरीके से पता चला कि 1860 में जो है इससे दोस्ती किया है और इससे दोस्ती करके फिर जो है इसी को 1866 में मारा है। किसको? ऑस्ट्रिया को। कौन? बिस्मार्क। और फिर इससे जो है 1870 के बाद जो है इससे दोस्ती कर रहा है और दोस्ती करके ये जो है आप लोगों को मालूम है कि यह जो है अब मित्र राष्ट्र ये आप त्रिगुट बन गया है। त्रिगुट यानी कि इसमें पर्सा है, पर्सा जो कि अब धीरे धीरे जर्मनी हो जाएगा एकीकरण होने के बाद। तो आप इस तरीके से जर्मनी कह सकते हैं। और ये तो ऑस्ट्रिया और ये यहाँ नीचे देखिएगा तो इटली, ये तीनों मिल करके अब जो है त्रिगुट है। तो जब ये फ्रांस को ठीक करने के लिए अपना त्रिगुट बनाया है, तो अब फ्रांस देखा कि देखिए भाई ये अब जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली ये तीनों मिल करके ये त्रिगुट बनाया है, तो क्या पता कब मार देंगे। तो फ्रांस जो है इंग्लैंड के पास गया और इंग्लैंड से जाकर के बोला कि हम लोग तो कम से कम मित्र हो जाएं। और जर्मनी का और रूस का बराबर अक्सर युद्ध होता रहता था, तो रूस भी किसके साथ हो गया? तो फ्रांस इंग्लैंड, और या आपको फ्रांस इंग्लैंड के साथ हो गया कौन? रूस। तो इस तरीके से देखिएगा तो इधर फ्रांस इंग्लैंड और रूस जो है ये मित्र बन गए। तो ये मित्र राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र इधर 3 ठो है। और ये नीचे पहले हम आपको बताएं कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ये तीनों जो है त्रिगुट है। तो इस तरीके से जो है ये इतना जो है तानातानी की बात आ गई कि 1907 में फ्रांस जो है ठीक करने के लिए बोला कि इस बार तो हम जर्मनी को नहीं छोड़ेंगे। जर्मनी को नहीं छोड़ेंगे मतलब कि त्रिगुट को नहीं छोड़ेंगे। किसको किसको? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली को मारना चाह रहा है। और ये लोग कह रहे हैं तब हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो यह किनको मारना चाह रहा है? फ्रांस को। फ्रांस को अर्थात किसको किसको? फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को।
अब यही आपको देखिएगा तो 1907 से लेकर के 1914 तक ये इतना बारूद इकट्ठा किए हैं, इतना बारूद इकट्ठा किए हैं कि 1914 तक ये 7 साल तक बारूद ही इकट्ठा किए हैं। अपने देश का 80% बजट जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेना में ही झोंक रहे हैं। बारूद वही जो बारूद बम को हथियार को जो है खरीदने में उसमें ही लगा रहे हैं। 80% जो है बजट, यानी देश का 80% बजट जो है सिर्फ और सिर्फ सेना में खर्च कर रहे हैं। 7 साल में इतना बारूद, इतना हथियार जो है, इतना बम जो है इकट्ठा किए हैं। इधर से देखिएगा तो मित्र राष्ट्र और ये त्रिगुटी इतना इकट्ठा किए हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया है और 4 साल तक जो है एकदम बम बम बाज रहा है। इस तरीके से आप देखिएगा आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तो एक बार जो है इस क्लास को जो है अपने स्कूल के सारे ग्रुप्स में, मतलब जो भी आपके 10-20 लोगों का ग्रुप होगा वहां पर शेयर कर दीजिए। आप अपने कोचिंग के जो भी 10-20 लोगों का ग्रुप होगा वहां पर शेयर कर दीजिए। आपके कुछ करीबी दोस्त होंगे उन तक जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए और एकदम जो है इंटरेस्ट के साथ आज के क्लास को हम आपको समझाएंगे। हम आपको इतना विश्वास दिला देते हैं कि आज के क्लास से आपको कोई नहीं कह सकता है कि आज का क्लास समझ में नहीं आया। आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ही आसानी भाषा में, सबसे आसान तरीका से आप जिस भाषा में समझ सकते हैं आप उस लैंग्वेज में जो है आज के क्लास को जो है यानी जर्मनी के एकीकरण को अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये क्या है? ये तो एकीकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे ये समझना है ये जर्मनी नहीं है। यहाँ से एक देखिएगा तो ये परसा राज्य है, ठीक है। ये क्या है? परसा है। तो ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये सबसे बड़ा राज्य जिसका नाम है परसा। क्या है? जर्मनी पहले कुछ नहीं है, परसा आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? परसा याद रखना है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये ऊपर में आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये है सेल्सबिग और नीचे में है ये होल्स्टीन, इधर है राइनलैंड, यहाँ पर देखिएगा तो फ्रैंकफर्ट, ये है वेस्टफेलिया और नीचे देखिएगा तो बावेरिया। इतना समझ गए? नहीं समझे? कोई दिक्कत का बात नहीं। बोलिए, ये क्या है? परसा, ये क्या है? सेल्सबिग, ये क्या है? होल्स्टीन, ये है राइनलैंड। वैसे तो जर्मनी जो है अनेकों भागों में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ था, लेकिन जो बड़ा बड़ा राज्य है उसी बड़े बड़े राज्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। बताइए ये क्या है? परसा है। क्या है? परसा। इधर देखिएगा तो क्या है? सेल्सबिग, ये क्या है? होल्स्टीन। याद रहे है ना? बताइए, परसा, सेल्सबिग, होल्स्टीन और इसके नीचे अभी बताएं आपको राइनलैंड, ये है आपको बताइए क्या? तो फ्रैंकफर्ट और ये है वेस्टफेलिया और नीचे देखिएगा तो बावेरिया। एक बार जो है इस वीडियो को जो है 2 बार 3 बार रिपीट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको हम बताएं यह क्या है, कौन सा राज्य है? परसा राज्य है। ये हम आपको बताए हैं सेल्सबिग। क्या? सेल्सबिग। उसके नीचे आपको बताए हैं ये है होल्स्टीन, होल्स्टीन। उसके नीचे हम आपको बताएं ये है राइनलैंड। क्या है? राइनलैंड, राइनलैंड, ठीक है। ये आपको बताया फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट। यहीं पर जो है एक संधि होगा जिसका नाम होगा फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है। 1871 में 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट, ठीक है। उसके बाद ये आपको बताएं वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया। उसके बाद नीचे आपको बताएं बावेरिया, बावेरिया, बावेरिया। इतना याद रहेगा ना? ये जो है जर्मनी के कुछ बड़े बड़े राज्य हैं जो आपको हम बता दिए। बताइए, ये है परसा, सेल्सबिग, होल्स्टीन, ये देखिएगा तो क्या है? राइनलैंड है, फ्रैंकफर्ट है, वेस्टफेलिया है, बावेरिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा ये क्या है? ये देखिएगा तो इधर आप देखिएगा तो ये सबसे बड़ा देश जो क्या है, मतलब शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली देश जिसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा फ्रांस है, फ्रांस है। इधर देखिएगा तो इधर कौन है? याद रखिएगा इधर है आपको, यहीं पर है ऑस्ट्रिया। ये क्या है? ऑस्ट्रिया है। इसके ऊपर जस्ट देखिएगा, इसके ऊपर तो एक छोटा सा देश जिसका नाम है डेनमार्क। कौन सा देश है? यहाँ पर देखिएगा तो ऊपर में देखिएगा तो डेनमार्क है। क्या है? डेनमार्क।
इसका नाम है डेनमार्क। बहुत आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इतना, चलिए मैपिंग क्लियर है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि परसा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये पूरब में है, साथ ही साथ उत्तर में है, तो उत्तरी पूर्वी में, ठीक है, उत्तरी पूर्वी में, उत्तरी पूर्वी यूरोप में। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए ये कौन सा राज्य, परसा, सेल्सविग, होल्स्टीन, राइनलैंड, फ्रैंकफर्ट, वेस्टफेलिया, बावेरिया, यहाँ तो कोई दिक्कत, बताइए तो, ये बताइए परसा, यहाँ पे सेल्सविग, होल्स्टीन, राइनलैंड, फ्रैंकफर्ट, वेस्टफेलिया, बावेरिया, ये क्या है, फ्रैंकफर्ट है, यहाँ पर देखिएगा तो वेस्टफेलिया है, बावेरिया है। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है कि परसा के एक राजा जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम, क्या नाम था इसका, एक राजा जिसका नाम है फ्रेडरिक विलियम, फ्रेडरिक विलियम, फ्रेडरिक विलियम, विलियम, फ्रेडरिक विलियम, विलियम होगा, ठीक है ना, फ्रेडरिक विलियम। जब यहाँ पर देखिएगा 1830 में जब फ्रांस की क्रांति हुई, जब इटली का, जर्मनी का एकीकरण हो रहा है, तभी यहाँ की जनता जो है इस यहाँ के राजा से, यानी कि फ्रेडरिक विलियम से कहा कि आप भी जर्मनी का एकीकरण कीजिए, क्योंकि ये तो हमारा ही है ना, ये हमारा ही है, ये छोटे छोटे राज्य जो जर्मनी बटा हुआ है, ये जर्मनी जो है कुछ डेनमार्क ले लिया है, कुछ फ्रांस ले लिया है, तो आप इसको एक कीजिए, यानी पूर्ण रूप से जो है जर्मनी बनाइए, ठीक है, यानी इसका एकीकरण कर दिए, एकीकरण कर दीजिए, डेट मीन्स जर्मनी का एकीकरण कर दीजिए। तो यहाँ के राजा जो है जिसका नाम है फ्रेडरिक विलियम, यह बहुत ही सुस्त यानी रूढ़िवादी शासक है, मतलब कोई बदलाव नहीं करना चाहता है। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, जनता तो कहते ही रही कि आप जो है यहाँ की यानी जर्मनी की एकीकरण कीजिए, लेकिन इसने जर्मनी का एकीकरण नहीं किया, क्योंकि यह रूढ़िवादी व्यक्ति है, इसको कोई कुछ कर दे असर ही नहीं पड़ता था। इसका कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा मेरा राज्य है, अगर हम गए जर्मनी का एकीकरण करने, डेनमार्क से छीनने गए, फ्रांस से छीनने गए, और उल्टे में ये लोग हमारे ऊपर भिड़ गया, तो तब तो हमारा भी कुछ क्षेत्र चला जाएगा, तो बिना मतलब का हम झगड़ा काहे लिए मोल लेने जाए। और यह जो है सुस्त रहा, रूढ़िवादी जो है रहा, और इसने कोई चेंजिंग का प्रयास नहीं किया, एकीकरण का प्रयास नहीं किया जर्मनी का। और यही जान करके आपको आश्चर्य होगा, जब यह 1860 में मर गया, तो इसी का भाई जिसका नाम है विलियम प्रथम, विलियम प्रथम जो है, विलियम प्रथम, ठीक है, विलियम प्रथम जो है ये शासक जब बना, तो इसने कहा कि ठीक है हम जो है इसका एकीकरण करेंगे। तो याद रखिएगा इसने कहा कि हम जो है पूरा जर्मनी का जो है एकीकरण करेंगे। किसका एकीकरण करेंगे? जर्मनी का एकीकरण करेंगे। और यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि इसने सोचा कि फिर ये डेनमार्क, अब चूंकि विलियम प्रथम जो है यह किसका, जर्मनी के एकीकरण करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन आपको याद होगा जिस तरीके से हम आपको इससे पिछले क्लास में पढ़ाए थे, इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि जिस तरीके से इटली का एकीकरण करने के लिए कौन, तो याद होगा विक्टर इमैनुअल जो है एक ऐसा शासक खोज रहा है, दैट मीन्स वह बिस्मार्क, वह जो है आपको याद होगा एक ऐसा शासक खोज रहा है जो जनता के प्रति जो है अच्छे तरीके से व्यवहार कर पाए, और उसको मिला हुआ है कौन, तो उसको मिला हुआ है विक्टर इमैनुअल। कौन? विक्टर इमैनुअल एक ऐसा शासक को खोज रहा है जिसको कौन मिला हुआ है, अभी हम आपको नाम बता देंगे, उसका नाम हम मिस्टेक कर रहे हैं। उसी तरीके से विलियम प्रथम जो है वैसा ही व्यक्ति खोज रहा है, और इसने अपना चांसलर बनाया है किसको? बिस्मार्क को, बिस्मार्क को, प्रधानमंत्री को ही आप समझिएगा चांसलर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए बिस्मार्क जब परसा का एकीकरण करने, जब जर्मनी का एकीकरण करने के लिए सोचा, तो इसने सोचा कि डेनमार्क कितना शक्तिशाली देश है इसको अंदाजा ही नहीं है, मतलब वो शक्तिशाली है कि कमजोर है
इसको बिस्मार्क को अंदाजा ही नहीं है। तो इसने सोचा कि हम ऑस्ट्रिया के यदि साथ ले लेते हैं, ऑस्ट्रिया का साथ ले लेंगे और तब जो है एकीकरण करेंगे तो हो सकता है कि हमको कुछ ज्यादा ही फायदा हो और नुकसान कम उठाना पड़े। तो बिस्मार्क सोचा कि हम कभी लड़ाई नहीं लड़े हैं और कैसे हम, चूंकि डेनमार्क जो है सेल्सबर्ग होल्स्टीन को लिए हुए है और इधर वाले क्षेत्र को फ्रांस लिया हुआ है, तो इसने सोचा कि हम किधर से एकीकरण स्टार्ट करें। एकीकरण किधर से करें, इधर से करे, इधर से करे कि इधर से करे। तो इसने कहा कि सबसे पहले ऊपर से ही करते हैं, डेनमार्क से ही निपटते हैं। तो डेनमार्क जो है सेल्सबर्ग और होल्स्टीन दो राज्यों पर जो है अपना कब्जा रखा हुआ था। कौन? डेनमार्क। किस पर? सेल्सबर्ग और होल्स्टीन पर कौन कब्जा रखा हुआ था? डेनमार्क। तो इसने कहा कि हम कभी लड़ाई नहीं लड़े हैं, कैसे हम एकीकरण करें। तो इसने कहा कि हम ऑस्ट्रिया को अपने साथ ले लेते हैं। तो इसने ही आकर के किससे बात किया? ऑस्ट्रिया से बात किया कि देखिए महाराज, सेल्सबर्ग और होल्स्टीन दो बड़े बड़े राज्य हैं। सेल्सबर्ग और होल्स्टीन दो बड़े बड़े राज्य हैं और इसको जो है डेनमार्क लिया हुआ है और ये तो राज्य हमारा ही है और इसको डेनमार्क अपने कब्जे में रखे हुए है। ऐसा कीजिए कि आप हमारा साथ दीजिए। तो इसने कहा ठीक है। ऑस्ट्रिया कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे तो हमको क्या फायदा होगा। तो इसने कहा, बिस्मार्क ने कहा कि देखिए दो ठो राज्य है, बड़े बड़े राज्य है, एक हम ले लेंगे, एक आपको दे देंगे। तो ऑस्ट्रिया कहा तो फायदे हैं, खाली इसका साथ देने के लिए एक राज्य मिल रहा है और वो राज्य हमारा हो जाएगा तो वहां से इनकम आएगा, लाभ ही लाभ है। तो इसने कहा ठीक है और इसने साथ दे दिया किसका? पर्सा का। दैट मीन्स बिस्मार्क का साथ दिया। अब बिस्मार्क और यहाँ का शासक है कौन? बिस्मार्क ही है, प्रधानमंत्री। तो अब जो है ऑस्ट्रिया और पर्सा मिलकर के किसको मारने के लिए गए हैं? डेनमार्क को। और जब जैसे ही लड़ाई स्टार्ट हुई है वैसे ही डेनमार्क कह रहा है, ए महाराज मत मारिए मत मारिए, हमसे लड़ाई नहीं कीजिए, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि सेल्सबर्ग, ठीक है, और होल्स्टीन, ये दोनों डेनमार्क लड़ाई शुरू होते ही छोड़ दिया। लड़ाई शुरू होते ही छोड़ दिया। अब सबसे ज्यादा अफसोस किसको है? सबसे ज्यादा अफसोस पर्सा को है, क्योंकि पर्सा यानी कि बिस्मार्क को है। पर्सा यानी बिस्मार्क को है। बिस्मार्क सोचा था कि हो सकता है कि कुछ दिन तक लड़ाई चले, इसीलिए उसने ऑस्ट्रिया का साथ लिया था। ये तो सिर्फ जाते ही डेनमार्क भाग गया छोड़ करके। तो सबसे ज्यादा अफसोस किसको है? बिस्मार्क को। बोल रहा है हम जानते थे कि कुछ दिन तक लड़ाई चलेगा, ये तो ऐसा ही था, बेकार में इसको लेकर के गए। अब बेकार में इसलिए कह रहा है क्योंकि अब उसको तो एक देना पड़ेगा, क्योंकि बोला कि आप हमारा लड़ाई में साथ दोगे तो दो राज्य है, एक राज्य आपको दे देंगे। अब यही जान करके आश्चर्य होगा कि होल्स्टीन उसने किसको दे दिया? ऑस्ट्रिया को। तो ऑस्ट्रिया अपना जो है सेना थाना यहीं पर बना दिया और यहाँ के जो भी लोग थे उनसे जो है जो भी इनकम होते थे, सेना थाना उना उससे जो भी इनकम होते थे अब इसको लाभ होने लगा। किसको? ऑस्ट्रिया को। लेकिन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को जो होल्स्टीन दिया था वह दुखी मन से दिया था, वह दुखी मन से दिया था। अब जब जो है ऑस्ट्रिया अपना यहाँ पर सेना रख दिया, सेना रख दिया, यहाँ पर जो लोग हैं वो जर्मनी के ही लोग हैं। सिर्फ ऑस्ट्रिया का सेना ना थाना ना यहाँ पर है, सिर्फ ऑस्ट्रिया का सेना और थाना है, बाकी लोग तो ये जर्मनी के ही है, पर्सा के ही है, यानी बिस्मार्क का ही लोग है ना। तो इसने कहा कि कैसा हूं भी इससे लेना होगा। किससे? ऑस्ट्रिया से। दिया यही है, बिस्मार्क ही ऑस्ट्रिया को दिया है, लेकिन कह रहा है कि इससे कैसा हूं लेना होगा। अब यही जान करके आपको आश्चर्य होगा, यहाँ के लोगों को बिस्मार्क भड़काना स्टार्ट किया, न्यूज में चलवाने लगा, छपवाने लगा, ये कहने लगा कि जर्मनी वाले अच्छे नस्ल के लोग होते हैं, यह कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहते हैं और ये जब चाहेंगे जहां चाहेंगे जैसा लड़ाई छेड़ेंगे हम उनके साथ हैं। अब यहाँ पर दबा करके रखता था ऑस्ट्रिया,
होल्स्टीन तो अब ऑस्ट्रिया का हो गया था, तो होल्स्टीन में जैसे मन करेगा वैसे अपना शासन चलाएगा। तो यहाँ पर रहते थे जर्मनी, और जर्मनी वाले को दबा करके रखता था ऑस्ट्रिया। तो बिस्मार्क तो बोल चुका था कि यहाँ के लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो हम उनके साथ हैं। तो यहाँ के लोगों ने बिस्मार्क के बातों में आकर के किसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया? ऑस्ट्रिया का। यानी जो ऑस्ट्रिया से होल्स्टीन में अपना सेना बैठाया था उसका विरोध करना कौन स्टार्ट कर दिया? जर्मनी वाले। कौन? जर्मनी वाले। और वहां के लोगों को मारने लगे। जब ऑस्ट्रिया को पता चला कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं तो इसने फौरन सेना भेजने का प्रयास किया। और जैसे ही यह सेना भेजने का प्रयास किया, परसा कह रहा है खबरदार, हमारे ऊपर से नहीं जाना है, हमारे तरफ से होकर के नहीं जाना है, हम नहीं जाने देंगे। अब ये सोचिए, परसा रोक रहा है, बिस्मार्क रोक रहा है कि हमारे ओर से होकर के नहीं जाना है। इतना सोचिए कि जो यह क्षेत्र दिया है परसा, बिस्मार्क जो यह क्षेत्र दिया है तो यह अपने में से ना दिया है। तो जब इसको जरूरत पड़ेगा इधर जाने के लिए तो इधरे से ना होकर के जाएगा, और इसको नहीं जाने दे रहा है बिस्मार्क यहाँ का शासक है तो नहीं जाने दे रहा है। तो इससे जैसे इधर से खबर आए कि 500 लोग मारे गए, 1000 लोग मारे गए, उतना ही इसको बेचैनी होता था और ये बार बार जाने का प्रयास करता था, बार बार इसको रोक देता था बिस्मार्क। तो ले दे करके बात यही थी लड़ाई की। अब जो है धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आखिर जो है ऑस्ट्रिया से नहीं रहा गया और 1866 में परसा और ऑस्ट्रिया यानी परसा ऑस्ट्रिया के बीच लड़ाई हो गया और वह लड़ाई कहलाया सेडेवा का युद्ध। और उसमें जो है आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस लड़ाई में ऑस्ट्रिया हार गया। कौन हार गया? ऑस्ट्रिया हार गया। तो यह क्षेत्र अब किसका हो गया? तो याद रखिएगा, यह क्षेत्र अब बिस्मार्क का हो गया, यानी परसा का हो गया। अब एक बात बताइए कि यह क्षेत्र किससे जीता? डेनमार्क से। और यह क्षेत्र किसको दिया था? ऑस्ट्रिया को। और ऑस्ट्रिया को ही फिर 1866 में मार रहा है सेडेवा का युद्ध और फिर इसको जीत ले रहा है। आई पहले से बिस्मार्क का तो अपना है ही, अब ये ले दे करके लगभग देखिएगा तो आधा जर्मनी का एकीकरण हो गया है, यह आधा जर्मनी का एकीकरण हो गया है। अब बचा था यह क्षेत्र जो कि फ्रांस के कब्जा में थे। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1866 में जो सेडेवा का युद्ध हुआ वह किसके किसके बीच हुआ? तो याद रखिएगा, किसके बीच? तो बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया के बीच। बिस्मार्क कहने का मतलब परसा और ऑस्ट्रिया के बीच। इसलिए तो इस क्षेत्र के लिए याद रहेगा ना। चलिए तो बताइए सेडेवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। किसके बीच? ऑस्ट्रिया और परसा के बीच। अब बात करते हैं फ्रांस की। आपको मालूम होगा कि जब धीरे धीरे अब इधर आपको बताए थे फ्रांस के इधर क्या है, एक देश है जिसका नाम है स्पेन। जिसका नाम क्या है? स्पेन। क्या नाम है? स्पेन। तो जब वहां के शासक मर गए 1866 के बाद की बात बता रहे हैं, जब यहाँ के जो शासक थे वह इसी वंश के थे, इसी जो यहाँ पर जो वंश चलते थे उसी वंश के शासक स्पेन में भी थे। तो अब एक बात बताइए, जब यहाँ के शासक मर जाएंगे तो किसका अधिकार बनता है? यहाँ के वंश वाले का अधिकार बनता है कि फ्रांस वाले का अधिकार बनता है? तो सबसे ज्यादा अब फ्रांस चूंकि अब दबाना चाहेगा तो वह जो है यहाँ पर परसा का यानी जो यहाँ पर वंश है इस वंश के राजा को नहीं बनने देगा। नहीं समझा? सिंपल सा समझिए, जो इधर वंश है, जो इधर के वंश में यानी जो इधर के वंश शासन कर रहे हैं वही वंश यहाँ पर भी शासन कर रहे हैं। अब वो तो मर गए हैं और जब जैसे ही मर गए हैं तो ये परसा बिस्मार्क वहां पर पहुंचा कि नहीं, इधर अब जो शासक बनेंगे यहाँ के लोग नहीं बनेंगे, यहाँ के वंश के थे तो यहाँ के वंश के बनेंगे। तो फ्रांस जो है इसमें बीच में कह रहा है कि नहीं, इधर का वंश अपना रखिए, इधर का वंश नहीं, इधरे के लोग नए शासक बनेंगे। तो बिस्मार्क बोला जब इधर के वंश है तो इधरे के ना वंश का अधिकार बनता है।
तो फ्रांस कह रहा है कि खबरदार अब तुम इधर आया तो, मतलब इधर नहीं आना है तुमको। अब चूंकि फ्रांस भी जानता था कि जब बिस्मार्क अपना आदमी इधर बैठा देगा, अपना शासक इधर बना देगा और इधर ही है ही, और दोनों ओर से मिल करके कब मारेगा कोई पता है, इसीलिए फ्रांस इधर शासक नहीं बनने दे रहा था। किसको? यानी बिस्मार्क के अपने आदमी को इधर नहीं बैठाने दे रहा था। अब यहीं से आपको कहानी का टर्निंग आएगा कि इतना जो है तूतू में हुआ, इतना ज्यादा तूतू में हुआ कि फ्रांस जो है अब इधर ये शासक इतना जो है बैठाने के लिए कि नहीं, ये कहता था नहीं हमारे ही वंश के लोग उधर बैठेंगे, और फ्रांस कहता था नहीं। अब फ्रांस इसलिए अपना बचाव करता था कि इधर भी बन जाएगा इधर भी बन जाएगा, तो बीच में हमको मिलकर मारेगा, कब मारेगा पता नहीं है। तो इसीलिए इनके बीच इतना तूतू में हुआ कि 1871 में लड़ाई हो गई। 1871 में लड़ाई हो गई। कब? 1870 में। और इतना लंबी लड़ाई चली कि यह लड़ाई 1871 तक चली। और इस लड़ाई को जाना जाता है किस नाम से? तो आपको मालूम है किस नाम से? सेडोन के युद्ध। यानी किस युद्ध के नाम से जाना जाता है इस लड़ाई को? सेडोन के युद्ध से। 1870 में स्टार्ट हुई और 1871 तक चली। ये लगभग 1 साल तक जो है लड़ाई चलती ही रही। और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डेट है 10 मई 1871। ये विश्व इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट है कि 10 मई 1871 को जब फ्रांस की सेना फ्रैंकफर्ट में यहाँ पर आ गई थी, तो इधर से पर्सा की सेना यानी बिस्मार्क की सेना ने पूरे इसके फ्रांस के सेना को इस तरीके से दबोचा कि सारे के सारे सेना सरेंडर बोल दिए। फ्रांस की सारी सेना सरेंडर बोल दिए, बोले कि हाँ सरेंडर अपने आप को बोलते हैं, हम हार गए। और यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि फ्रैंकफर्ट में ही ये सेना को जो है बंदी बना लिया था। कौन? बिस्मार्क। और तब बुलाया किसको? फ्रांस को। फ्रांस को बुलाया, यानी फ्रांस के उस समय राजा कौन चल रहे थे आपको बताएं? नेपोलियन तृतीय, ठीक है। और उनको जो है फ्रैंकफर्ट में बुलाया और 10 मई को सारे के सारे फ्रांस की सेना जो है सरेंडर बोल दी है। 10 मई 1871 को इसी तारीख को फ्रैंकफर्ट में फ्रांस के राजा यानी कि नेपोलियन तृतीय को बुलाया और संधि किया कि देखो संधि करो कि तुम हार गए हो और ये सब क्षेत्र हमारा है। और इसके साथ ही साथ बोला कि जब संधि कराइए रहे हैं, इससे हर एक बात मनवाइए रहे हैं, तो क्या किया फ्रांस का इधर जो क्षेत्र था, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि फ्रांस का जो इधर क्षेत्र था ना, सबसे लोहा का खान था, कोयला का खान था, इसको भी बिस्मार्क बोला कि सब क्षेत्र हमारा है, तुम गलती से पहले ले लिए थे। अब देखा कि भाई जब इससे हम सब कुछ मनवा रहे हैं तो ये भी मनवा लेते हैं कि इसका क्षेत्र भी, हालांकि ये जर्मनी का क्षेत्र नहीं था। अब सोचा कि अब जीतिए रहे हैं तो सब लपेट लेते हैं। और इस तरीके से बोला कि इधर वाला जो तुम्हारा लोहा का कोयला का जो खान है ना, ये भी हमारा ही है, तुम गलती से ले लिए थे। अब सबको जब लपेट लिया तो आप इस तरीके से देखिएगा तो जर्मनी का एकीकरण हो गया। और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि 10 मई 1871 को जो फ्रांस सबसे शक्तिशाली देश था, वह जो है किससे हार गया? बिस्मार्क यानी कि पर्सा से हार गया। अब सब देश का जब एकीकरण हो गया तो इसका नाम क्या पड़ गया? जर्मनी पड़ गया। इसी को हम लोग जर्मनी का एकीकरण कहते हैं। और यहीं से आपको ध्यान देना है कि 1871 के बाद अब जो है सबसे शक्तिशाली कोई देश है तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, जर्मनी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1871 के पहले, दैट मीन्स 1870 के पहले जो है सबसे शक्तिशाली देश कौन है? तो फ्रांस है। लेकिन 1870 के बाद सबसे शक्तिशाली देश कौन है? तो याद रखिएगा जर्मनी है। तो किस लड़ाई से एक यूरोपीय शक्ति का पतन और दूसरे यूरोपीय शक्ति का उदय हुआ? तो किस लड़ाई से? याद रखिएगा सेडोन के युद्ध से। किस संधि से? तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि से। और फ्रैंकफर्ट में जब जो है सारे के सारे इसकी सेना जो है सरेंडर बोल दी, तो फ्रैंकफर्ट में ही संधि हुआ था
इसीलिए याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब, 10 मई 1871 को। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब, तो याद रखिएगा 1871। चूंकि 1870 में लड़ाई स्टार्ट हुआ है, 1 साल तक लड़ाई चला है, तो 1871 होगा ना। तो 1871 में यह जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई है, और इस तरीके से पूरा का पूरा जो है अब यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण हो गया है। अभी हम आपको बताएं कि बिस्मार्क जो है 1866 में किससे लड़ाई किया था, ऑस्ट्रिया से। अब जो है बिस्मार्क आएगा फिर ऑस्ट्रिया के पास। देखिए पहले ऑस्ट्रिया से दोस्ती किया कौन, बिस्मार्क। ऑस्ट्रिया से क्या दोस्ती किया, तो ऑस्ट्रिया से दोस्ती किया, डेनमार्क को मारने के लिए ऑस्ट्रिया से दोस्ती किया, और जब डेनमार्क से अपना 2 राज्य छीन लिया, तो फिर जो है बिस्मार्क जो ऑस्ट्रिया को एक राज्य दिया था, वो भी 1866 में इसी को मार करके इससे राज्य ले लिया है। और फिर जो है 1870-71 इधर देखिएगा फ्रांस को लपेटा है। अब 1871 के बाद फिर जा रहा है किसके पास, ऑस्ट्रिया के पास। अब चूंकि अब तो ये जर्मनी का एकीकरण हो गया है, बिस्मार्क एकदम पूरा फुल पावर में है, तो ऑस्ट्रिया से कह रहे हैं अरे महाराज वो तो हम लोग ऐसे ही लड़ लिए थे ना, आइए ना दोस्ती करते हैं। अब जा करके ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर रहा है, तो बताइए तो ऑस्ट्रिया इससे दोस्ती करेगा कि नहीं करेगा, आप लोग कहिएगा नहीं करेगा, क्योंकि 1866 में इसको मारा है। तो जानिए जर्मनी का एकीकरण हो गया है, सबसे पावरफुल कौन है, जर्मनी। तो बोला कि बाप तो पूरा जर्मनी एकीकरण हो गया। जर्मन अब एक जो है बिस्मार्क, जर्मन कहने का मतलब अब बिस्मार्क, बिस्मार्क जो है अब एक शक्तिशाली देश हो गया है। अब जो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा है बिस्मार्क, तो क्यों नहीं इससे दोस्ती करेंगे, दोस्ती कर लिया है। तो अब याद रखिएगा इसका नाम क्या पड़ जाएगा, जर्मनी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब भी कहेंगे तो जर्मनी ध्यान देना है, जर्मनी ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर के मित्र बन गए। और इधर इधर आपको मालूम होगा नीचे में कौन है, इटली है, वो भी जो है धीरे धीरे अपने पावर में बढ़ रहा था, तभी तो इटली का एकीकरण हुआ। तो जर्मनी ऑस्ट्रिया ये तीनों मिल करके ये क्या बनाए, त्रिगुट बनाए, 3 आदमी मिल गए, जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली, ये तीनों मिलकर के त्रिगुट बनाए। अब ये सब जो है करता धरता कौन है, बिस्मार्क है। अब जानिएगा कि बिस्मार्क क्यों मिल रहा है, तो बिस्मार्क ये जान रहा है कि फ्रांस हमको मारेगा, फ्रांस हमारे ऊपर कब धावा बोलेगा कोई ठीक है, अब काहे लिए धावा बोलेगा। तो जो इससे संधि कराया उसमें बोला कि ये लोहा वाला खान भी मेरा ही है, कोयला वाला खान भी, सेल्सविक होल्स्टीन, सेल्सविक लॉरेंस बोला इधर का लॉरेंस वाला जो क्षेत्र था फ्रांस का, जबरदस्ती से कौन लिया हुआ है, कौन, लोहा का खान और कोयला का खान कौन जबरदस्ती से लिया हुआ है, तो बिस्मार्क लिया हुआ है। तो इसीलिए इसको इस बात का डर था कि कब फ्रांस हमारे ऊपर हमला करेगा कोई ठीक नहीं है, इसीलिए इसने त्रिगुट बना लिया। किससे किससे दोस्ती कर लिया, ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर लिया और नीचे इटली से दोस्ती कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जर्मनी, ऑस्ट्रिया और नीचे का इटली, ये तीनों मिल करके त्रिगुट बनाए। तो ये त्रिगुट राष्ट्र है, क्या है, ये त्रिगुट है, क्या है, त्रिगुट। तो बताइए त्रिगुट में कौन कौन आएंगे, तो याद रखिएगा कौन कौन, तो याद रखिएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली तीनों मिलकर के क्या बनाया है, त्रिगुट बनाया है। अब यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया है बिस्मार्क, जर्मनी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। आगे आप लोग पढ़िएगा, हिटलर तो जर्मनी का ही ना शासक था, आगे वो भी हम आपको बताएंगे। अब फ्रांस देख रहा है कि जा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली तीनों मिलकर के त्रिगुट बनाए हैं, ये तीनों मिलकर के कब मारेंगे कोई पते नहीं है, इसीलिए इसने बगल में एक देश था जिसका नाम है इंग्लैंड, बोला इंग्लैंड के पास गया कौन, फ्रांस, बोला ए महाराज कम से कम हम लोग तो एक साथ हो जाएंगे, कम से कम आइए ना हम लोग मित्र बन जाएं, नहीं तो ये कब तीनों मिलकर के मारेगा कोई पता है। तो इसने फ्रांस ने इंग्लैंड को ले लिया और मित्र बन गए। रूस इधर देखिएगा, इधर बहुत बड़ा देश है जिसका नाम है रूस, ये पूरा देखिएगा तो ये रूस है, इधर बहुत ही बड़ा देश है जिसका नाम क्या है, रूस है। रूस का और जर्मनी का, रूस और जर्मनी बगल में है, रूस और जर्मनी का बराबर लड़ाई चलते थे, रूस और जर्मनी का बराबर लड़ाई चलते थे। तो रूस देखा कि अरे जर्मनी तो हमारा दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन कौन है, वो हमारा दोस्त हो जाएगा, नहीं समझे। देखा कि रूस, अच्छा रूस जो है फौरन गया किसके पास, फ्रांस के पास, बोला कि हम तीनों भी क्या रहेंगे,
ये रूस और ये इंग्लैंड और फ्रांस, ये तीनों मिल गए, मिलकर के क्या बन गए, मित्र बन गए। बोले कि जब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली तीनों जो है त्रिगुट बना है, तो हम लोग यानी रूस, इंग्लैंड और फ्रांस तीनों मिलकर के मित्र बन जाएंगे, ताकि ये तीनों जब मिल करके हमला करेगा तो हम लोग भी तीनों मिल करके हमला करेंगे। और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि अब जो है इधर तीनों मिल करके इधर त्रिगुट बना है, कौन 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 कौन, तो याद रखिएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, और इधर तीनों मित्र राष्ट्र बन गए हैं, कौन कौन, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। अब यहीं से आपको फेज पकड़ेगा, यहीं से आपको ध्यान देना है कि अब जो है मीडिया भड़काने का काम किया। जब इधर से कोई 4 आदमी जाता था, तो जब इधर से कोई 4 आदमी गया, चोरी किया या किसी काम में पकड़ा गया, तो एक आदमी को पीटा गया या पकड़ा गया, तो इधर के लोग हल्ला करते थे कि 400 लोग जो है मार दिए गए हैं, 400 लोग लापता है, फ्रांस में गए हैं, पता नहीं चला है कि फ्रांस क्या किया है नहीं किया है। जैसे लोग इधर का पढ़े पेपर में, अखबार में कि 400 लोग, आने दीजिए फ्रांस वाले को, आने दीजिए, इधर आने दीजिए। जब इधर से फ्रांस से कोई 10 आदमी आता था और एक आदमी को कुछ हो जाता था, तो उधर की मीडिया निकालती थी कि 1000 लोगों का जो है पते नहीं चल रहा है, गए हैं जर्मनी में, पते नहीं चल रहा है। अब इधर का लोग और इधर के लोग तो पहले ही से ही तानातानी में थे कि हमारा 400 गया, पते नहीं चला। इसका लोग तानातानी में थे कि हमारा 1000 गया, पते नहीं चला। तो ये लोग बोला कि ठीक है, इसको फरियाना पड़ेगा मतलब लड़ना पड़ेगा। और ये जान करके आश्चर्य होगा कि 1907 में यह बदला लेने के लिए बम इकट्ठा करने लगा, बारूद इकट्ठा करने लगा, अपने अपने विभिन्न प्रकार के हथियार को इकट्ठा करने लगा इधर वाला, तो इधर वाले भी करने लगे। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1907 से लेकर के 1914 तक ये जो है ये त्रिगुट, और इधर देखिएगा तो मित्र राष्ट्र, ये तीनों मिल करके, ये जो है इधर का त्रिगुट मिल करके और इधर का जो है मित्र राष्ट्र मिल करके, इनका कहना है कि इधर वाला जब कुछ करेंगे तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे, यानी मित्र राष्ट्र को नहीं छोड़ेंगे। और मित्र राष्ट्र वाले का कहना है कि त्रिगुट वाला कुछ भी बोलेगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे। अब दोनों तरफ जो है 1907 से लेकर 1914 तक ये अपने देश का 80% बजट जो है सिर्फ और सिर्फ सेना में खर्च कर रहे हैं, सेना को जो है ताकतवर बनाने में, सेना को जो है बारूद युक्त बनाने में, बहुत प्रकार के जो है हथियार को लाने में अपने देश का 80% जो है बजट सिर्फ और सिर्फ सेना में झोंक रहा है। और 1907 से लेकर 1914 तक इतने गोला बारूद की इन्होंने इकट्ठा किया है कि फौरन जो है, अब जब बम सब हो गया है, बारूद हो गया है, सब हथियार हो गया है, तो कोई किसी से डरेगा? आपके पास एक नॉर्मल सा कोई हथियार है तो साधारण लोग नहीं किसी से डरता है, पुलिस किसी से नहीं डरती है कि नहीं? तो सोचिए इनके पास तो 7 साल में इतना बम बारूद इकट्ठा किए हैं, ये किसी से डरेंगे? तो इधर वाला बोला कि इस बार तो फरियाई लेंगे, और इसी जो है जोश जुनून में तानातानी में 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया है। और इतना आपको जान करके आश्चर्य होगा, यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक जो है एकदम धड़ाम विश्व जो है बाज रहा है। और यही आपको जो है फेज पकड़ेगा प्रथम विश्व युद्ध का। तो यहाँ तक हम लोग देखे कि अब जो है कैसे जो है जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब जो है यहाँ से अगला क्लास में जो हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कवर कर ले। तो क्या आप जो है अगले क्लास के लिए रेडी है? दूसरा बात हम आपको ये बता देते हैं, 10th क्लास है तो शाम को 6 बजे से जो है 10th क्लास को जो हम लोग वीडियो को अपलोड करके जो है इसको मतलब रेडी करके, और जो है 6 बजे जो है वीडियो अपलोड कर देते हैं। 6 बजे शाम को जो है डेली आप लोग देख सकते हैं 10th क्लास के। तो विशेष हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप चाहते हैं जीतोड़ और पूरे एक अलग अंदाज में जो है 10th क्लास के SST को समझना है, SST यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी सिविक्स जिसको कहा जाता है, तो चाहे आप भूगोल, इतिहास या राजनीतिक विज्ञान, ये तीनों सब्जेक्ट को एक अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहेंगे तो याद रखिएगा आप डेली शाम को 6 बजे आ जाइएगा। और याद रखिएगा MDS क्रांति में आप सभी का बराबर जो है स्वागत रहता है शाम को 6 बजे से। और यहाँ से आपकी जो है बहुत बेहतर तैयारी होगी। और इसके अगले क्लास में हम लोग जो है इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसको देखेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक कराने देते हैं। और विशेष हम आपसे ये बता देते हैं कि आज
आज के क्लास से आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो एक बार जो है आपका लाइक करना तो बनता है। दूसरी बात यह है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे मित्रों में, अपने दोस्तों में जो है इस क्लास को जो है शेयर कर दीजिएगा, यही आपसे कहना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए जोश जुनून, एक नए पावर के साथ और पूरे एक अलग अंदाज में, एक आसान भाषा में अगले क्लास को समझते हुए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।